हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि बच्चा ये जो हमारा मिशन चल रहा है 2021 चल रहा है और बहुत ही प्यारा ये मिशन है हमारा। और अभी 12:15 बज रही है और इसके अंदर हम 29 नंबर की आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर तो नहीं कहूंगा, चैप्टर नंबर 3rd या 4th, ये 4th नंबर का अपना चैप्टर है प्रोनाउन। और प्रोनाउन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो हमारी क्लास हो रही है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए है। मैं एनडीए, एयरफोर्स और नेवी तक ही सीमित नहीं रहूंगा, इसके अंदर मैं सीडीएस भी जोड़ना चाहूंगा। जो अपनी सीडीएस जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम होती है उसके अंदर भी आपका अगर ये चैप्टर आता है तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये हमारी टीम है जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, टीम ऑफ आरएस सर। मैं संजय कुमावत आप सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं और आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। आगे अगर मैं चलूं, अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, पीडीएफ्स वगैरह चाहिए या क्लासेस का जो अपडेशन वगैरह होता है वो चाहिए, तो बच्चा आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है, टीम स्पेस आरएस सर करके, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी से अनअवेयर है, अनअकैडमी के बारे में नहीं जानता है, तो अपने मोबाइल के अंदर एक प्ले स्टोर का ऑप्शन होता है, उसके अंदर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करो। ओपन करने के बाद में बच्चा आपको रजिस्टर करना पड़ता है और रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ता है। उसके बाद में बच्चा आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और उस गोल के अंदर आपको चूज करना होगा बच्चा एनडीए, एयरफोर्स, XY और नेवी वाला ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, उसमें आते ही सबसे पहले आपको आरएस सर की पिक दिखेगी, इनको आपको फॉलो करना है। और मैथ्स वाले सर को मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आप फॉलो करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे संजय कुमावत के नाम से फॉलो करेंगे, जहां पर मैं सुबह 7 बजे, अभी सुबह 7 बजे आपकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्रीवियस में आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्लासेस में यहां पे ले रहा हूं, जो स्पेशल क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होगी, आप मुझे संजय कुमावत के नाम से वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा, तो ये आरएस सर लाइव करके आपको कोड यूज करना होगा, जिससे 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस फीस के अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके अंदर आप रागा की क्लासेस ले पाएंगे, प्लस फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस भी आप वहां पे देख पाएंगे। आगे बढ़ूंगा मैं, और ये हमारी YouTube सेशन जो है हमारा, उसकी क्लासेज है। सुबह 10 बजे आपको फिजिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास देखने को मिलती है, 11 बजे आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास देखने को मिलती है, अभी 12:15 बज रही है तो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी चल रही है। इसके बाद में 1:30 बजे फिजिक्स की क्लास आती है, जिसके अंदर आपको आरएस सर जो यूट्यूब चैनल है, कौन सा अनअकैडमी वॉरियर्स वाला, उसके ऊपर 1:30 बजे क्लास होती है। आज उनकी क्लास मिस है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। फिर 2:30 बजे आपकी मैथ्स के कॉन्सेप्ट की, मतलब मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन की क्लास होगी। और लास्ट एंड फाइनल जो लास्ट क्लास होगी वो मेरी होगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन की। ठीक है, ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल था और आज हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, प्रोनाउन। ठीक है, अब अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या करना है क्या नहीं। बिल्कुल सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चा अब थोड़ा तसल्ली के साथ में मैं बोलूंगा, इतनी देर में बहुत फास्ट बोला, बट अब मैं तसल्ली के साथ में बोलूंगा। एक शब्द यहां पे नजर आ रहा है आपको, प्रोनाउन क्या होता है। हमने इससे पहले पढ़ लिया नाउन, नाउन। अब किसी सेंटेंस में नाउन आता है, जैसे ये कोई सेंटेंसेस है लिखे हुए, मान लो कि सेंटेंसेस है और यहां पे आ गया नाउन लिखा हुआ, किसी ना किसी सेंटेंस में कोई नाउन लिखा हुआ आ गया। अगर यही नाउन आप दोबारा किसी सेंटेंस में लिख दोगे तो वो एरर हो जाएगा। इसका मतलब नाउन की रिपीटिशन नहीं होती है, नाउन की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब नाउन को एक बार लिखने के बाद में उसी नाउन को दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो सर फिर क्या करते हैं? तो बच्चा वो प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह लेता है। प्रोनाउन जो नाउन को, जैसे एक मोबाइल आता है नॉर्मली, फिर उसका प्रो वर्जन आता है, तो मोबाइल तो तुम्हारा नाउन हो गया और जो प्रो वर्जन आया वो प्रोनाउन हो गया। तो नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है?
प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ये हो गई प्रोनाउन की बात, और ये उसकी डेफिनेशन है जो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द वर्ड्स दैट आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। कहने का मतलब जो नाउन की जगह शब्द यूज किया जाता है, जो नाउन की जगह जो शब्द यूज किया जाता है वो ही प्रोनाउन होता है। जो नाउन की जगह शब्द यूज किया जाता है वो ही प्रोनाउन होता है। यहां तक की बात मैं उम्मीद करूंगा सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। नाउन की जगह जो शब्द यूज होता है, नाउन की रोकने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पर अपन बात करेंगे। बिल्कुल, शाबाश, ठीक है, देखिएगा। चलिए 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 फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चा, यहां पे हमारी ये बात होगी। अब आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, देखिएगा। अब नॉर्मल सी कुछ बातें और करेंगे अपन। यहां पे प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, मतलब प्रोनाउन कितने कितने प्रकार के होते हैं। ये कुछ नाम हैं जो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपकी विशेष एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, डिफेंस की एग्जाम में तो ये नाम नहीं पूछे जाते। हाँ, कुछ एग्जाम्स होती है जिनमें इनका नाम पूछा जाता है। तो ये कुछ नाम है, इन नाम की मैं बात धीरे धीरे बाद में करूंगा। लेकिन नॉर्मली अगर बोला जाए तो पर्सनल प्रोनाउन करके कोई नाम है, पजेसिव प्रोनाउन कुछ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कुछ है, एम्फासिजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, एक्सक्लेमेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, इम्पर्सनल और रिलेटिव। ऐसे करके ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। इन नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर की बात करूंगा, एक एक वर्ड की बात करूंगा, उस समय हम समझते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करने जा रहा हूं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है पर्सनल प्रोनाउन। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के साथ में ही मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पजेसिव प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन मैं आपको साथ की साथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। दो प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं, दो प्रोनाउन हम पढ़ने वाले हैं, एक तो पर्सनल प्रोनाउन और एक पजेसिव प्रोनाउन। पहले स्टार्ट करना चाहूंगा, कुछ बातें देखिएगा। आपको मैंने नरेशन पढ़ाया था, नरेशन के अंदर मैंने एक सारणी बनाई थी, याद हो तो, जैसे मैंने लिखा आई, माई, मी, फिर मैंने बोला था वी, ओवर, अस, याद होगा। इसके बाद में मैंने बोला था यू, योर और यू। इसके बाद में हमने बात करी थी ही, हिज, हिम। इसी के साथ में हमने बात करी सी, हर और फिर से हर। और एक बात हमने करी थी दे, देयर, देम। और एक बात हमने करी थी बच्चा इट, इट्स और इट। ये बात हमने करी थी नरेशन के अंदर। आपको याद होगा आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। इसकी बात हमने नरेशन में करी थी। अब एक लाइन और लिखना चाहूंगा मैं। यहां पर मैंने लिखा माइन, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा यहां पे आवर्स, और यू से मैंने लिखा योर्स, ठीक है। और इधर से हमने लिखा हिज, इस वाली लाइन से मैंने लिखा हर्स, और दे वाली लाइन से मैंने लिखा देयर्स, THEIRS, देयर्स। और इट वाली लाइन से मैंने लिखा इट्स। तो बच्चा ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। अब यहां पर मैं एक बात बोलने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सुनिएगा ढंग से, पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। गांठ बांध लो। पर्सनल प्रोनाउन, जो सबसे पहला प्रोनाउन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL। पर्सनल जो प्रोनाउन होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, यह हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये दो ही चीज होता है, या तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। और सभी प्यारे बच्चों को पता है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये क्या है बच्चा? कि सर ये सब्जेक्ट है।
ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये आई सब्जेक्ट है, ये वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, यहां सी सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट और इट सब्जेक्ट है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मैंने पैसिव वॉइस में पढ़ाया था, बताओ बच्चा सब्जेक्ट की जगह कहां होती है? सब्जेक्ट की जगह कहां होती है बताइएगा, सब्जेक्ट की जगह बताइएगा बेटा, सब्जेक्ट की जगह कहां होती है? कमेंट करें फटाफट, सब्जेक्ट की जगह कहां होती है बताइएगा तुरंत, सब्जेक्ट की जगह कहां होती है? सब्जेक्ट की जगह होती है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है पैसिव वॉइस के अंदर कि सर जो वर्ब होती है, इस वर्ब के जस्ट बाद में तो आता है ऑब्जेक्ट और इस वर्ब के जस्ट पहले आता है आपका सब्जेक्ट। इसका मतलब सर हमें यह समझ में आया कि कोई भी सेंटेंस हो बच्चा, कोई भी सेंटेंस XYZ, कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो वर्ब के पहले कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो तो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद में अगर कोई शब्द आ रहा है बच्चा तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन में एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। बच्चा मी नामक शब्द कहीं पर भी आओ, मी नामक शब्द कहीं पर भी आओ, हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मी ऑब्जेक्ट है, ये अस ऑब्जेक्ट है, यहां यू ऑब्जेक्ट है। अब बात आ रही है सर एक तो ये रहा यू और एक रहा यू, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट? तो बच्चा बड़ा आसान है कि वर्ब के पहले वाला जो यू आ रहा है वो तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के बाद वाला जो यू आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हिम ऑब्जेक्ट है, यहां पे हर ऑब्जेक्ट है। अब कंफ्यूजन यहां होता है कि सर ये भी हर है और ये भी हर है, ये दो हर है, तो सर कौन सा तो ऑब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं? तो बच्चा इसकी बात जब मैं इस लाइन में आऊंगा तब कंफर्म करूंगा। आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाला पॉइंट लिखा हुआ है देम, तो ये देम भी क्या होता है बच्चा? ऑब्जेक्ट होता है। और ये रहा इट, कि सर ये भी इट है और ये भी इट है, दोनों में क्या फर्क है? तो बच्चा जो सब्जेक्ट जो वर्ब के पहले आ रहा है वो इट आपका सब्जेक्ट है, और जो वर्ब के बाद में इट आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चा ये तो सारे सब्जेक्ट है और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। चलो बच्चा, अब एक बात और बताना चाहूंगा, सारे बच्चे गौर करेंगे मेरी बात पर, मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे ये आई लिखा हुआ है, पहले आई की बात करूंगा, मैं आई की बात कर रहा हूं बच्चा। जो आई नामक शब्द है, ये आई नामक शब्द हमेशा होने में तो सिंगुलर होता है, दिखने में तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। आई नामक शब्द दिखने में हमेशा सिंगुलर होता है। दिखने में, जैसे हम सब आई है, अगर मैं आई से बोलूंगा तो आई एम संजय कुमावत, मैंने ऐसे बोला आई एम एन इंडियन, आई एम ए बॉय, ठीक है, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्कॉलर। तो बोलने में बोलने वाला बंदा एक ही होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ये आई नामक शब्द प्लूरल होता है। ग्रामर के अनुसार ये आई नामक शब्द क्या होता है बच्चा? प्लूरल होता है। इसके साथ में कुछ शब्द फिक्स होते हैं और बाकी सब प्लूरल होता है। चलो ठीक है, आई तो समझ में आ गया। आई के बाद में यहां पे मी लिखा हुआ है, सर ये आई का ऑब्जेक्ट है। वी क्या होता है कि सर वी प्लूरल है। वी हमेशा क्या होता है बच्चा? प्लूरल होता है। और इस वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सर अस होता है। यू क्या होता है कि सर यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमेशा प्लूरल होता है। अगर हम सेंटेंस की बात करेंगे, अगर हम हमारे एग्जाम की बात करेंगे, अगर हम कंपटीशन दे रहे हैं, तो बच्चा यू नामक शब्द हमेशा प्लूरल ही होता है, क्योंकि इसके बाद में आगे आने वाली वर्ब प्लूरल ही होती है। चलो, ये ही नामक शब्द क्या है कि सर सिंगुलर है, ये पुरुष वर्ग के लिए यूज होता है। सी नामक शब्द भी सर सिंगुलर है, ये स्त्री के लिए यूज होता है। और दे नामक शब्द, अगर दुनिया में कोई प्योर प्लूरल है, दुनिया में अगर कोई प्योर प्लूरल है तो बच्चा वो दे वाली लाइन ही है। ठीक है, अगर आपको किसी लड़के का प्लूरल बनाना है तो आगे जाकर दे आएगा।
अगर आपको किसी फीमेल वर्ग का प्लूरल बनाना है तो आगे जाकर दे आएगा। अगर आपको जानवरों का आगे जाके प्लूरल बनाना है तो दे ही आएगा। जैसे मैंने बोला राम, तो राम का आगे जाकर बनेगा ही। जैसे मैंने बोला श्याम, तो श्याम का आगे जाकर बनेगा ही। मैंने बोला सीता, तो सीता का बनेगा बच्चा सी। लेकिन बच्चा मैंने बोला राम और श्याम, मैंने बोला राम एंड श्याम, तो उसका प्लूरल क्या बनेगा कि सर उसका प्लूरल आगे जाकर बनेगा दे, देयर या फिर देम। इसका मतलब दुनिया में एकमात्र प्लूरल जो सबसे महान प्लूरल है बच्चा वो दे है। आगे शब्द लिखा हुआ इट, ये इट सिंगुलर होता है, जो हमेशा इस इट को पर्सनली पढ़ाऊंगा आगे, इसको छोड़ते हैं अभी। चलो सर ये दो लाइन हमारे समझ में आ गई, आई वाली लाइन और ये मी वाली लाइन। लेकिन सर ये दो बीच की जो लाइन है ये क्या है? तो बच्चा ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, यहां पर माई लिखा हुआ, ओवर लिखा हुआ, योवर लिखा हुआ, हिज लिखा हुआ, हर लिखा हुआ, देयर लिखा हुआ, इट्स लिखा हुआ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। सभी बच्चे एक बात नोट करें, अभी कॉपी निकाल कर नोट करें, लिखो कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता है। लिख लो, पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता है। पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अगर आ गया तो कॉमन एरर हो गया भाई साहब, कॉमन एरर हो गया। अगर अकेला माई दिखाई दे रहा है तो गलत है, अकेला आवर दिखाई दे रहा है तो गलत है, अकेला योर दिखाई दे रहा है तो गलत है, अकेला हिज दिखाई दे रहा है तो गलत है, और अकेला हर दिखाई दे तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अकेला हर दिखाई दे तो वो ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हर के साथ में कोई शब्द हो तो फिर वो ये वाली लाइन होती है जिसकी बात अभी मैं करूंगा। अकेला देयर गलत है और अकेला इट्स गलत है। इट, इट्स, इट, ठीक है, इट, यहां बिल्कुल इट्स, अकेला इट्स गलत होगा। अब सर बात ये आती है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में क्या आता है, तो लिखो पजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का आना जरूरी है। माई के साथ में नाउन आना जरूरी है, माई ब्रदर, माई क्लास, माई नेम, माई फादर, ऐसा कुछ। इसी प्रकार से आवर कंट्री, आवर टाउन, आवर विलेज, इस तरीके से कुछ। योर क्लास, योर यूट्यूब क्लास, योर पेन, योर माइंड, योर आइडियाज, योर पेरेंट्स, ऐसा कुछ। इसी प्रकार से हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, कुछ अलग। हर के अंदर हर पेन, हर क्लास, हर ऐसे कुछ। देयर के अंदर देयर क्लास, देयर कंट्री, देयर टाउन, देयर विलेज, ऐसा कुछ। इट्स टेल, इट्स मैक, इट्स आईज, इट्स हैंड्स, ऐसा कुछ। तो इसके साथ में क्या, ये जो बीच वाली जो लाइन है ये क्या है कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है बच्चा। ये क्या है कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन का आना जरूरी है। अगर अकेला आया है तो गलत है, अगर अकेला आया है तो गलत है, अगर अकेला आया है तो बच्चा क्या है? गलत है। क्लियर हो गई बात? फिर से आगे चलते हैं। पहली लाइन क्लियर, दूसरी लाइन क्लियर, तीसरी लाइन क्लियर। अब मैं आ रहा हूं चौथी लाइन में। ये जो चौथी लाइन लिखी हुई है इसके बारे में बच्चा आप लोगों को मैं अब कुछ बातें बता रहा हूं, सुनिएगा। ये लिखा हुआ क्या है कि सर ये लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या लिखा हुआ है? पजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा पढ़ाया कि सर सबसे पहला प्रोनाउन आपने पढ़ाया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन काम क्या करता है कि सर पर्सनल प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। वर्ब के बाद में आने वाला सर ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? दूसरी बात, दूसरा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के बाद में, ये पहला प्रोनाउन और ये दूसरा प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव प्रोनाउन दूसरा प्रोनाउन है, और इसके कैसा होता है? ये ऐसा होता है, माइन। ये माइन नामक शब्द पजेसिव प्रोनाउन है। OURS, आवर्स नामक शब्द पजेसिव प्रोनाउन है। योर्स नामक शब्द पजेसिव प्रोनाउन है। हिज नामक शब्द पजेसिव प्रोनाउन है।
हर्ष नामक शब्द पजेसिव प्रोनाउन है। देयर्स और इट्स, ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। अब इनके बारे में बात करना चाहूंगा, लिखो पजेसिव प्रोनाउन के साथ, लिखो पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आता है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आता है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आता है। क्लियर हो गई बात? पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कभी नाउन नहीं आएगा। अगर तुम्हें लिखा हुआ दिख जाए माइन ब्रदर, गलत है। आवर्स टाउन, गलत है। योर्स ब्रदर, गलत है। हिज तो ठीक है क्योंकि हिज के साथ में यहां पर भी हिज लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा सोचेंगे। फिर है हर्ष के साथ में कोई शब्द आ गया, गलत है। देयर के साथ में, देयर से देयर नहीं है, देयर्स एस भी लगाया हुआ है। देयर्स के साथ में कोई नाउन आ गया तो गलत है। इसी प्रकार से इट्स, यहां पर भी इट्स है, तो थोड़ा सा इसके अंदर सोचना पड़ेगा कि क्या है। तो सर पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, उसके साथ में नाउन नहीं आता। इसी प्रकार पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ में नाउन का आना जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा आपकी ये पूरी स्क्रीन आपको समझ में आई होगी। मैंने इतनी देर में क्या समझाया, मैंने इतनी देर में क्या समझाया, क्लियर है? हाँ बच्चा, बस इतना सा ध्यान रखना। एक बात और बता रहा हूं, सुनिएगा सारे बच्चे, कि सर जो आई वाली लाइन थी और एक वी वाली लाइन थी, ठीक है, आई माई मी और फिर माइन बनाया था, वी आवर एस और फिर आवर्स बनाया था। ये क्या था कि सर ये फर्स्ट पर्सन होता है, और हमने नरेशन के अंदर पढ़ा भी था कि ये फर्स्ट पर्सन है, मतलब ये बोलने वाला होता है। कौन होता है? ये बोलने वाला होता है, ये स्पीकर होता है। चलो ठीक है। सेकंड पर्सन मैंने आप बच्चों को क्या बताया था? यू वाली लाइन, कि यू, योर, यू और योर्स बताया था। जैसे आगे जाकर क्या आया था? माइन आया था, और इधर आगे जाकर क्या आया था? ऑर्स आया था, और इधर आगे जाकर क्या आया था? योर्स आया था। चलो ठीक है, ये सर सेकंड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है बच्चा? सेकंड पर्सन होता है। अब इसके बाद में मैं चल रहा हूं थर्ड पर्सन के अंदर। थर्ड पर्सन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया ही, और ही का आगे जाकर मैंने क्या लिखा था? हिज। इसी प्रकार से सी लिखा, सी का आगे जाके क्या आया था? हर्ष, ठीक है। और दे का आगे जाकर क्या बनाया था अपन ने? कि सर देयर्स बनाया था, THEIRS, देयर्स बनाया था। इसी प्रकार से इट था, इट का आगे जाके क्या बनाया था? कि सर इट का आगे जाकर आपने बनाया था इट्स। तो सर ये थर्ड पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। अब सेंटेंस में अगला एरर क्या आता है उसके बारे में बात कर रहा हूं बच्चा। ये माइन नामक शब्द है, लेकिन OUR' गलत है। इसी प्रकार से YOUR' गलत है। इसी प्रकार से हिज के साथ में S गलत है। HER' गलत है, ठीक है। देयर्स के साथ में S अगर आपने लगाया है वो भी गलत है, और इसी प्रकार से इट्स के साथ में आपने लगाया है तो वो तो सही होता है। इट के साथ में S लगाया है तो वो तो सही होता है। वो तो क्या होता है? सही होता है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा बच्चा, ये लिखा हुआ दिखेगा एरर के अंदर जो कि गलत है। ऐसा एरर मतलब सेंटेंस में आएगा योवर्स तो वो गलत होता है। हर्ष गलत है, हर्ष गलत है, हिज गलत है, देयर्स गलत है, लेकिन इट्स सही है। तो फिर सर इट्स क्या होता है बच्चा? इट्स का अलग मीनिंग होता है। इट्स का अलग मीनिंग होता है, और वो मीनिंग होता है कुछ इस प्रकार सा। तो इट्स का मीनिंग क्या होता है? कि सर इट्स का मीनिंग होता है बच्चा इट इज। इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज होता है या फिर इट हैज होता है। ये दो मीनिंग निकलते हैं। इट्स का मीनिंग या तो इट इज होता है या फिर इट हैज होता है, या तो इट इज होता है या इट हैज होता है। उम्मीद करूंगा आपको ये वाली स्लाइड समझ में आई होगी। उम्मीद करूंगा आपको ये वाली स्लाइड समझ में आई होगी। अगर ये स्लाइड समझ में आ रही है तो मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने आपको छोटी बड़ी सारी बातें समझा दी है। अब मेरे पास में लिखा हुआ क्या है वो समझा रहा हूं।
लिखा हुआ क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैंने कहा कि बेटा हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन के अंदर सबसे पहला प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के जस्ट बाद में दूसरा प्रोनाउन आपको पढ़ा रहा हूं पजेसिव प्रोनाउन, है ना? कौन सा प्रोनाउन? पजेसिव प्रोनाउन। तो बच्चा सभी को पता है कि सर ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट कहां आता है कि सर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। तो जैसे बच्चा आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट, ये सब के सब क्या है कि सर ये सब के सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहां आता है कि सर वर्ब के पहले। चलो बच्चा, दूसरी बात ऑब्जेक्ट की कर रहा हूं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, सी का हर हो गया, दे का देम हो गया और इट का इट हो गया। और बच्चा ये सब के सब क्या है कि सर ऑब्जेक्ट है। बच्चा ऑब्जेक्ट की जगह कहां होती है कि सर ऑब्जेक्ट की जगह होती है वर्ब के बाद में। ऑब्जेक्ट की जगह कहां होती है? वर्ब के बाद में। तो ये इतना जो हमने पढ़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? कि सर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। ये दो ही फंक्शन होते हैं, या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, जो सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। चलो आगे बढ़ना चाहूंगा। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको डिटेल लिखवा दी थी कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता। नाउन किसके साथ में आता है? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में। किसके साथ में? पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में। चलो पजेसिव प्रोनाउन क्या है कि सर आई का माइन बनता है, माइन है, माइन। इस माइन का मतलब क्या हो गया? माई प्लस नाउन। इस माइन का मतलब क्या हो गया? माई प्लस नाउन। आवर्स, ये आवर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। योर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। हर्स पजेसिव प्रोनाउन। देयर्स पजेसिव प्रोनाउन और इट्स पजेसिव प्रोनाउन। बच्चा ये आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। लास्ट आ गया हूं तीसरे पॉइंट के अंदर। बच्चा पजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन खत्म होने के बाद में एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा और उस एडजेक्टिव का पहला पार्ट मैंने आपको यहां पढ़ा दिया है, पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव का भी लिखवा दिया। पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता। अगर अकेला दिख गया तो गलत है। अगर अकेला दिख गया तो गलत है। उसके साथ में क्या आता है कि सर नाउन आता है। इसका मतलब माई कभी अकेला नहीं दिखेगा। अकेला दिखते ही गलत है। माई के साथ में नाउन, आवर के साथ में नाउन, योर के साथ में नाउन, हिज के साथ में नाउन, हर के साथ में नाउन, देयर के साथ में नाउन और इट्स के साथ में नाउन। उम्मीद करूंगा ये वाली स्लाइड कंप्लीट समझ में आई होगी। कंप्लीट समझ में आई होगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कमेंट करो फटाफट। फटाफट कमेंट करो बच्चा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। अब यहां पे कुछ बातें लिखी हुई है, सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है वो समझा देता हूं। यहां लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब बोले तो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। बोले तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या इसके बारे में समझा दिया? पर्सनल प्रोनाउन समझा दिया मैंने कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। बात कर ली थी ना अपन। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। इसके बारे में हमने बात कर ली। इसके बारे में हमने बात कर ली, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे बढ़ जाऊं, चलिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया इसको समझाता हूं कि क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। कि सर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है यहां तो बच्चा ये फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स। ये फर्स्ट पर्सन है। ये क्या लिखा हुआ है यहां पे?
कि सर ये सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, यू, योवर, यू और योवर्स। ये क्या लिखा हुआ है कि सर ये थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? थर्ड पर्सन। ही, हिज, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देम, देयर्स और इट, इट्स, इट्स। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर, ये थर्ड पर्सन है। अब ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात करो सर। ये लिखा हुआ है सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही होता है, सी होता है और इट होता है। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही होता है, सी होता है और इट होता है। और प्लूरल प्रोनाउन में सिर्फ एक ही आता है मेन, जो सबका बाप है, दे। जो सबका बाप है भैया, सबसे बड़ा प्रोनाउन और प्लूरल है तो वो दे ही है। वो क्या है? वो दे ही है। क्लियर है? क्लियर है? मोहम्मद मस्जिद सर कौन कौन से दिन लगती है? बेटा पर डे लगती है, हमेशा 2 क्लास आती है, पर डे लगती है। चलो अब कुछ बातें मैं यहां पे कर रहा हूं, सुनिएगा। हमारे पास में यहां पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों के ऊपर मैं फोकस करवाना चाहूंगा, देखिएगा। एक मैंने लिखा माई बुक, एक शब्द लिखा मैंने माई बुक। बच्चा ये माई नामक शब्द क्या है? कि सर ये माई नामक शब्द है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और सर ये यहां पर मैंने लिख दिया माइन, यहां पे मैंने लिख दिया सर माइन। ये माइन नामक शब्द क्या है? कि सर ये लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन, ये लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। चलो ठीक है सर, बात समझ में आई। ओके, इस माई के बाद में सर मैंने लिख दिया गोइंग। माई के बाद में मैंने क्या लिख दिया? गोइंग। तो मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या ये गोइंग नामक शब्द वर्ब है? ये गोइंग नामक शब्द क्या है? ये गोइंग नामक शब्द वर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है या एडवर्ब है? ये 4 आपके पास में ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। और आपसे पूछा जा रहा है ये गोइंग नामक शब्द क्या है? ये गोइंग नामक शब्द क्या है आपसे पूछा जा रहा है। वर्ब है, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है कि एडवर्ब है? मैंने अभी अभी पढ़ाया है, जस्ट पढ़ा के मैं आगे आया हूं और आगे आते मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्या लिखा हुआ है यहां पे? कि सर माई लिखा हुआ है। और माई क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आना जरूरी है? कि सर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का आना जरूरी है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का आना जरूरी है। बुक क्या है? कि सर ये बुक नाउन है। ये बुक क्या है? नाउन है। तो ये क्या है? माई। कि सर माई पजेसिव एडजेक्टिव। तो फिर ये गोइंग क्या हुआ? कि सर गोइंग नाउन हुआ। गोइंग क्या हुआ? नाउन हुआ। ये गोइंग नामक शब्द नाउन है। ये गोइंग नामक शब्द नाउन है। क्लियर है? ये गोइंग नामक शब्द क्या है बच्चा? नाउन है। और नाउन के अंदर भी क्या है? कि सर जेरंड है। नाउन के अंदर भी क्या है? ये जेरंड है। GERUND, जेरंड। ये क्या है? जेरंड है। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे सभी बच्चे आंसर देंगे। मैंने लिखा माई गोइंग, इसका हिंदी अनुवाद करो। माई गोइंग की हिंदी बताओ। माई गोइंग की हिंदी बताओ फटाफट, क्या हिंदी बनेगी? इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? माई गोइंग का हिंदी अनुवाद बताओ। माई गोइंग का हिंदी अनुवाद बताओ फटाफट। माई गोइंग का हिंदी अनुवाद बताओ। माई गोइंग का हिंदी अनुवाद फटाफट फटाफट। माई गोइंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। माई गोइंग का अनुवाद हो गया सर, माई का मतलब तो हो गया मेरा। माई का मतलब तो हो गया मेरा, और गोइंग का मतलब हो गया जाना, मेरा जाना। क्या हो गया? मेरा जाना। फटाफट फटाफट इसकी हिंदी बताओ। योर सिटिंग, योर सिटिंग, SITTING, योर सिटिंग। योर सिटिंग की हिंदी बताओ फटाफट। योर सिटिंग, योर सिटिंग कि तुम्हारा बैठना।
योर सिटिंग की हिंदी क्या हो गई? तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बैठना, योर सिटिंग की हो गई। योर, इसका आगे कर देता हूं, देयर, THEIR, देयर स्पीकिंग, SPEAKING, देयर स्पीकिंग की हिंदी क्या होगी? देयर स्पीकिंग की हिंदी क्या होगी? देयर स्पीकिंग, देयर स्पीकिंग, उनका बोलना। देयर स्पीकिंग की हिंदी क्या होगी? उनका बोलना, उनका बोलना। क्लियर है? उनका बोलना। चलो सर ये बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ ये मी नामक शब्द क्या है? मी नामक शब्द क्या है बताओ? मी नामक शब्द क्या है? मी नामक शब्द क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मी नामक शब्द सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? मी नामक शब्द सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? वेरी गुड। कि सर मी नामक शब्द ऑब्जेक्ट है। मी नामक शब्द क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? मी नामक शब्द ऑब्जेक्ट है। अब हिंदी बताओ, मी गोइंग। अब हिंदी बताओ, मी गोइंग। मी गोइंग की हिंदी बताओ। मी गोइंग, मी गोइंग की हिंदी बताओ फटाफट। मी गोइंग, मी गोइंग की हिंदी बताओ बच्चा, तुरंत। मी गोइंग की हिंदी बताओ। मी गोइंग की हिंदी बताओ। मी गोइंग की हिंदी फटाफट। मी गोइंग, एक माई गोइंग, एक यू सिटिंग, योवर सिटिंग, योवर सिटिंग, SITTING, योवर सिटिंग, और एक लिखा यू सिटिंग। कि सर मी गोइंग का मतलब हो गया मुझे जाते हुए, मुझे जाते हुए, और माई गोइंग का हो गया मेरा जाना, मेरा जाना। योर सिटिंग का अर्थ हो गया तुम्हारा, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बैठना, और यू सिटिंग का मतलब हो गया तुम्हें बैठे हुए, तुम्हें बैठे हुए, तुम्हें बैठे हुए, तुम्हें बैठे हुए। बस ये थोड़ा सा हिंदी आपको समझ में आनी चाहिए, किसकी बात में क्या कर रहा हूं। तो बच्चा ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इन एग्जाम्पल्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किसकी बात हो रही है। देखिए और किसकी बात मैं यहां पे आप सभी बच्चों से कर रहा हूं। माई स्मोकिंग, सभी बच्चों को यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है माई स्मोकिंग। तो माई स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया? मेरा धूम्रपान करना। और मी स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया? मुझे धूम्रपान करते हुए। चलो, योर स्विमिंग, योर स्विमिंग का मतलब क्या हो गया? कि सर तुम्हारा तैरना, तुम्हारा तैरना। और यू स्विमिंग का मतलब क्या हो गया? तुम्हें तैरते हुए। यू स्विमिंग का मतलब क्या हो गया? तुम्हें तैरते हुए। उम्मीद करूंगा आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया जो मैंने अभी तक पढ़ाया? मुझे बताओ ये माई नामक शब्द क्या है, ये मी नामक शब्द क्या है, योवर नामक शब्द क्या है, और यू नामक शब्द क्या है? फटाफट कमेंट करो। माई क्या है? व्हाट इज द माई? व्हाट इज द माई? व्हाट इज द माई? माई क्या है? कि सर माई एडजेक्टिव है। माई क्या है? एडजेक्टिव है। और मी क्या है? कि सर मी ऑब्जेक्ट है। योवर क्या है? कि सर योवर एडजेक्टिव है। और यू क्या है? कि सर यू ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई ऑब्जेक्ट हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया, और माई एडजेक्टिव है, मी ऑब्जेक्ट है, योवर एडजेक्टिव है, और यू ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई तो मैं आगे वाली स्लाइड पे चलूं। आगे वाली स्लाइड पे चलूं तो देखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। अब मैं कुछ रूल्स की बात करूंगा।
अब मैं कुछ रूल्स की बात करने जा रहा हूं जिसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहला रूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा रूल है, ये चौथा, ये 5वें नंबर का, ये 6 नंबर का, ये 7 और ये 8। ये 8 रूल है बेटा पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के। अब इन रूल्स की बात मैं करने जा रहा हूं जो गोल्डन रूल्स में मैंने एक बार पढ़ा दिया था, और ये सारे के सारे रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं ब्लैक स्क्रीन लूंगा और ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीजें समझाऊंगा। क्लियर है? ओके, क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, ये गोल्डन रूल्स के ही है बेटा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इनको, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करेंगे। पहला रूल समझिएगा। पहला रूल क्या बता रहा हूं बच्चा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोनाउन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का। जो मैं पहला रूल पढ़ाने जा रहा हूं ना, उसका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का बनता है। उसका क्वेश्चन किसका बनता है? फिल इन द ब्लैंक्स का। अभी एग्जांपल्स भी दूंगा, पहले रूल को समझेंगे फिर एग्जांपल्स करवाऊंगा खूब सारे। चलो पहला पॉइंट बच्चा, मुझे ये बताओ, मैंने लिख दी यहां पे वर्ब, तो मुझे बताओ यहां क्या आता है और यहां क्या आता है। यही पहला रूल है, यही पहला रूल है कि वर्ब के बाद में क्या आता है और वर्ब से पहले क्या आता है। यही अपना पहला रूल है। पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, देयर इज नो पीडीएफ, देयर इज नो पीडीएफ। ओके, फोकस करो। वर्ब के बाद में क्या आता है और वर्ब से पहले क्या आता है, यही आपका रूल है कि सर वर्ब के जस्ट बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा और वर्ब से जस्ट पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। यह हमारा पहला रूल हो गया, यह हमारा पहला रूल हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि सर वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट आ जाता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना अभी तक मैं बता रहा हूं, है ना। मैं पढ़ा रहा हूं अभी तुम्हें एफ और एप्पल, और तुम मुझे पूछ रहे हो जेड वाली बात, तो नहीं बताऊंगा, है ना, नहीं बताऊंगा जब तक मैं स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मैंने आपको बता दिया पहला पॉइंट। अब मैं बताने जा रहा हूं दूसरा पॉइंट, समझिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने यहां पे लिखा है इफ, मैंने यहां पे लिखा है इफ। मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं तो प्रोनाउन की विशेष बात करूंगा। मुझे बताओ बच्चा, इफ के बाद में क्या आएगा? इफ के बाद में क्या आएगा कि सर इफ के जस्ट बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, मतलब सब्जेक्ट आएगा। पहला पॉइंट, इफ के बाद में क्या आएगा कि सर सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर मान लो इफ लिखा हुआ है और इफ के तुरंत बाद में मी लिख दिया, इफ के तुरंत बाद में मी लिख दिया, तो वो मी गलत है। इस मी की जगह क्या आएगा कि सर मी की जगह आई आएगा। क्या ये बात समझ में आई? एकदम इजी वे में है कि सर इफ के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, इफ के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, मतलब अगर आपने मी लिख दिया तो वो मी गलत है। मी की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? आई करना पड़ेगा। पहला पॉइंट। चलो आगे बढ़ना चाहूंगा। इस इफ के बाद में सब्जेक्ट आ गया और इस सब्जेक्ट के बाद में मान लो वर आ गया, मान लो क्या आ गया? वर, माना कि वर आ गया। जैसे मैथ्स में 10th तक की जो मैथ्स होती है उसमें यही तो मानते हैं कि माना कि 100, ऐसा कुछ। अब तो शायद बंद हुआ होगा वो। तो मैं बात कर रहा हूं वर की। किसकी बात कर रहा हूं? वर की। कि सर इफ के बाद में सब्जेक्टिव केस आ गया, सब्जेक्टिव केस के बाद में वर आ गया, तो बच्चा इस वर के बाद में भी सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये दूसरी बात। ये कौन सी बात? ये दूसरी बात। जैसे मैंने लिखा इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम, तो बच्चा ये हिम गलत है। इस हिम की जगह आएगा ही, इस हिम की जगह क्या आएगा? ही। क्लियर हुई बात? क्लियर है? चलो आगे, समझ में आया पॉइंट? चलिए ठीक है, दोबारा से देखते हैं अपना जो दूसरा रूल है कि सर शुरू में आपको इफ दिखाई दे रहा है, इफ के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर आ गया तो वर के बाद में भी सब्जेक्ट ही आएगा।
वर्ग के बाद में भी कौन सा मतलब वो आएगा केस कि सर सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब इस इफ की कंडीशन को मैं आगे बढ़ाता हूं, वैसे ही प्रोनाउन में नहीं पढ़ाना चाहिए लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ा देता हूं। आगे जाकर तुम्हें वुड मिलेगा, आगे जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, वुड मिलेगा, और इस वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। इस वुड के बाद में क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन के अंदर दो बातें हमारे सामने निकल कर आई कि सर इफ के बाद में अगर सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट के बाद में वर आ गया, वर आ गया, तो इस वर के बाद में कौन सा केस आएगा कि सर सब्जेक्टिव केस आएगा। और इसमें पूरे में आगे जाकर मॉडल क्या आएगा कि सर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हो गई बात। और इसका हिंदी अनुवाद क्या निकलता है, इसका हिंदी निकलता है काश। इसकी हिंदी क्या निकलती है, काश। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम्हारी जगह होता, या फिर अगर मैं होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, है तो नहीं ना। तो वो जो अगर वाली कंडीशन होती है, वो काश वाली जो कंडीशन होती है, वो काश होता है कि खास होता है, जो भी होता है देख लेना अपने हिसाब से, है ना। तो इस वाली कंडीशन में हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन के अंदर हमने ये दो प्रोनाउन, दो बातें पढ़ ली है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर ही आएगा, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर ही आएगा। कौन सी कंडीशन में, इमेजिनरी कंडीशन में, कल्पनात्मक कंडीशन में, जिसमें सिर्फ कल्पना की जाती है। तभी तो बोला जाता है ना इफ आई वर, आई के साथ में वर तो आता ही नहीं है भाई, वो जी आता है। ही के साथ में भी वो जी आता है, सी के साथ में भी वो जी आता है, लेकिन वर आया हुआ है तो फिर वो इमेजिनरी कंडीशन है। आगे जाकर वुड मिलना ही चाहिए, आगे जाकर क्या मिलना चाहिए, वुड मिलना ही चाहिए। क्लियर है, बातें क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट समझ में आगे बढ़ जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, फिर आगे वाले पॉइंट पे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, फोकस कीजिए। चलो पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया, यहां पे पहला पॉइंट जो था आपका वो मैंने समझा दिया। दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया कि सर ये सब्जेक्ट, जैसे ये वर्ब थी, वर्ब के पहले यहां पे सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के बाद में इधर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इफ कंडीशन भी समझा दी मैंने कि सर ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये वर्ब है, और यहां पे फिर से ये सब्जेक्ट है। क्लियर है। अब मैं बात करने जा रहा हूं तीसरे पॉइंट की, अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा तीसरे पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की बात करने जा रहा हूं। सभी बच्चे सुनेंगे क्या समझा रहा हूं। तीसरे पॉइंट की बात करने जा रहा हूं, सारे बच्चे सुनेंगे क्या समझा रहा हूं। कि बेटा एक शब्द लिखा मैंने इट इज, और एक लिखा मैंने इट वॉज। मान लो तुम्हारे सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है इट इज और इट वॉज, तुम्हारे सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है इट इज या इट वॉज। क्या बोल रहा हूं, इट इज और इट वॉज, इट इज और इट वॉज, इट इज और इट वॉज की बात कर रहा हूं बच्चा। बड़ा आसान है बेटा, इंग्लिश बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ो बस, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, है ना। क्या लिखा हुआ है, इट इज। मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूं, मैं ना तो ही बोल रहा हूं, मैं ना सी बोल रहा हूं, मैं ना राम बोल रहा हूं, ना मैं श्याम बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इट इज और इट वॉज। इसके बाद में क्या आएगा कि सर फिक्स है, अगर इट इज लिखा हुआ दिखता है तो इसके बाद में सब्जेक्ट ही आएगा, और अगर इट वॉज लिखा हुआ दिख रहा है तो इट वॉज के बाद में भी सब्जेक्ट ही आएगा। यही तो हमारा तीसरा रूल है कि इट इज के बाद में सब्जेक्टिव केस, इट वॉज के बाद में सब्जेक्टिव केस। अगर तुम्हें लिखा हुआ दिखता है इट इज मी, तो बच्चा ये मी नामक शब्द गलत है, होगा क्या, ये होगा सर इट इज आई। क्या होगा, इट इज आई। अगर तुम्हें लिखा हुआ दिखता है इट वॉज सी, इट वॉज सी, तो ये सही है, लेकिन आपको लिखा हुआ दिख गया इट वॉज हर, तो फिर बच्चा ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इट इज और इट वॉज के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। ये विशाल शर्मा कोई कैंडिडेट है, इसको ब्लॉक कर दो, विशाल शर्मा को। ये इस क्लास के लायक नहीं है, इस मतलब प्लेटफॉर्म के लायक नहीं है,
है ना, इसको उड़ा दो। हाँ? उड़ा दिया, थैंक यू। चलो बच्चा, हम बात कर रहे हैं इट वॉज सी और इट वॉज हर। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इट इज के बाद में क्या लगाना है, इट वॉज के बाद में क्या लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई तो इसी के अंदर एक चीज और बताऊंगा, सुनिएगा। अपना अगला पॉइंट ये है, जैसे समझिएगा मेरी बात कि सर ये कोई सेंटेंस था, ये कोई सेंटेंस था। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि सर ये कोई सेंटेंस है और इसके शुरू में ही लिखा हुआ आ गया इट इज, इसके शुरू में ही लिखा हुआ आ गया इट इज, तो यहां पे अब क्या आएगा कि सर सब्जेक्ट आएगा। या मान लो शुरू में ही लिखा हुआ आ गया इट वॉज, क्या लिखा हुआ आ गया इट वॉज, तो इसके तुरंत बाद में कैसा केस आएगा कि सर सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन 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 यही चीज अगर बीच में आ गई, यही चीज अगर बीच में आ गई, यही चीज अगर बीच में आ गई तो बच्चा फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इट इज फिर ऑब्जेक्ट होगा या इट वॉज फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो इट इज सब्जेक्ट हो गया, इट वॉज सब्जेक्ट हो गया, और अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो इट इज ऑब्जेक्ट हो गया, इट वॉज ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? सर वोकेब क्यों नहीं होती रोज? आयुष मिश्रा, शायद आप रोजाना पढ़ते नहीं हो, इस वजह से नहीं होती है ना, पढ़ते नहीं हो शायद आप, आपको पता ही नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रेटजी क्या है ना। शायद आपकी पहली दूसरी क्लास ही है तभी आपका ये कमेंट हो गया। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसको पूछ क्या क्या करवा दिया, या तू खुद थोड़ी सी मतलब मेहनत कर और प्लेलिस्ट जाकर चेक कर, सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या करवा दिया है ना। वोकेब क्यों नहीं होती डेली बेटा, सब होती है, पढ़ते नहीं हो बस तुम। क्लियर हो गई क्या बात? ये तीसरा पॉइंट था, इट इज वाला क्या आएगा कि सर सब्जेक्टिव केस भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, लेकिन दोनों का फर्क है। अगर शुरू में आता है तो सर सब्जेक्टिव केस ही आता है, और अगर सर बीच में आगे जाकर आता है रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है ना बीच में, तब ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। तब क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं। अब सुनिएगा, कुछ बातें और करते हैं इसी के अंदर कुछ बातें और करते हैं। जैसे मैंने लिखा इट इज आई, इट इज आई यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी। बच्चा ये कोई सेंटेंस है, इट इज आई कॉमा लगा दिया, फिर मैंने आगे बोल दिया यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी। माना कि ये कोई सेंटेंस है और इस सेंटेंस में यहां पे आई लिखा हुआ है, तो ये आई क्या है कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेंटेंस था, सेंटेंस के शुरू में हमें इट इज नजर आ गया, तो सर ये यहां पर बिल्कुल सही है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर मैं गलत करूं और मैंने यहां पे लिख दिया इट इज मी कॉमा फिर मैंने लिख दिया यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी, ऐसा कोई सेंटेंस लिख दिया, तो यहां पे ये मी नामक शब्द क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। ये मी नामक शब्द क्या हो गया बच्चा, बिल्कुल गलत हो गया। इस बात पे आपको फोकस करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट पढ़ लिया और तीसरा पॉइंट भी पढ़ लिया। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, इफ के साथ में सब्जेक्ट अगर हो और आगे वर आ जाए तो उसके बाद में भी सब्जेक्ट ही आता है। इट इज या इट वॉज के साथ में सब्जेक्टिव केस ही आता है, 98% सब्जेक्टिव केस ही आता है। लेकिन वाक्य के बीच में इट इज या इट वॉज आ जाए तो सर ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। चलिए ठीक है, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। पहला दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्लियर है? बिल्कुल। चलिएगा बच्चा, आगे बढ़ रहा हूं। आगे वाले पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा। अब सुनिएगा, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं मैं। ठीक है, चौथे पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं। चलो ठीक है, देखो बच्चा चौथा पॉइंट क्या है, सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे सर ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में कहीं पर लिखा हुआ गया प्रेपोजिशन, कहीं पे क्या लिखा हुआ गया बच्चा,
प्रेपोजिशन लिखा हुआ आ गया। और प्रेपोजिशन क्या होता है सर, जैसे मान लो ऑन लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कई वर्ड जैसे इन लिखा हुआ आ गया, ऐसे कोई एक्सेप्ट लिखा हुआ आ गया, ये भी प्रेपोजिशन है, EXCEPT एक्सेप्ट, ये लिखा हुआ है। और तुम्हारे इसके जस्ट बाद में रिक्त स्थान है, इसके बाद में जस्ट रिक्त स्थान है, और तुमसे 4 ऑप्शन देके पूछा जा रहा है कि मी आएगा कि आई आएगा। ऐसे सपोज दैट तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑन लिखा हुआ है रिक्त स्थान से पहले, ऑफ लिखा हुआ है, एट है, इन है, एक्सेप्ट है, मतलब कुल मिलाकर प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो बताओ बच्चों, मी आएगा कि आई आएगा प्रेपोजिशन के बाद में? प्रेपोजिशन के बाद में बिल्कुल बताओ, प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है? प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है बच्चा? प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है, मतलब क्या आता है? सब्जेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है? तो सर हमारा नियम है कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब सर मी हमारा आंसर होगा। मी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मतलब प्रेपोजिशन के बाद में आगे आने वाला केस आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चा, और आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको चौथा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चौथा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? ओके, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलिएगा बच्चा, और बात करना चाहूंगा, मतलब हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए बेटा अभी तक? कि सर हमने पढ़ लिया पहला पॉइंट, यहां पर दूसरा, अब तीसरा, और ये चौथा पॉइंट भी पढ़ लिया। मतलब यहां तक हमने पढ़ लिया। ये सारे नियम हमें समझ में आ गए। जैसे ही 8 रूल पूरे हो जाएंगे, इनके बाद में इनकी एक साथ एक्सरसाइज आएगी, और फिर आप मुझे बताइएगा कैसा क्या आंसर होगा। क्लियर है? ये भी मैंने करवा दिया। एक्सेप्ट 5वां भी हो गया कि एक्सेप्ट के बाद में क्या आता है कि सर ऑब्जेक्टिव केस आता है। अभी अभी बताया था ना, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट। चलो सर 5 पॉइंट हो गए। अब मैं बात करने जा रहा हूं 6 नंबर के पॉइंट की। अब मैं बात करने जा रहा हूं 6 नंबर के पॉइंट की। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कैसा क्या होगा। 6 और 7 पढ़ाऊंगा साथ में। 6 और 7 की मैं बात करने वाला हूं। पहला रूल क्या पढ़ाया कि सर पहला रूल आपने पढ़ाया कि वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि सर इफ के बाद में अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में अगर वर लिखा हुआ है तो इस वर के बाद में भी सब्जेक्ट आता है। तीसरा पॉइंट क्या बताया कि सर तीसरा पॉइंट आपने बताया इट इज और इट वॉज वाला। इट इज या इट वॉज के बाद में कैसा केस आता है कि सर सब्जेक्टिव केस आता है, और अगर बीच में आता है तो ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। चौथा रूल क्या बताया? प्रेपोजिशन वाला। कौन सा रूल? कि सर प्रेपोजिशन की प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है कि सर ऑब्जेक्टिव केस आता है। और अब मैं जो 5वां रूल पढ़ाने जा रहा हूं, 5वां और 6ठा साथ में, वो देखना क्या बता रहा हूं। क्लियर है? स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट कर दूं? चलिएगा, चलिएगा बच्चा, देखिए यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं। 5वां जो पॉइंट अपना बहुत ही शानदार पॉइंट है, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं कि कोई सेंटेंस है सर, जैसे माना कि ये कोई सेंटेंस है, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, और सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ आ रहा है टू बी। सेंटेंस के बीच में क्या लिखा हुआ आ रहा है? टू बी। अगर टू बी होगा तो सर हमें दिखाई देगा। टू बी अगर होगा तो सर सेंटेंस में 101% दिखाई देगा। टू बी अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो सर वो हमें दिखाई देगा ही देगा। क्लियर है? तो टू बी के बाद में कौन सा केस आएगा? यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसकी हम बात करने वाले हैं। सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलिएगा बात कर रहे हैं अपन। ओके, टू बी की बात हम कर रहे हैं बच्चा यहां पे कि टू बी के बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा कि सर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। इसी कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल समझिए कि सर सब टू बी के बाद में नियम है अपना कि सर टू बी के बाद में अगर हमें आगे जाकर अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो सर हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हमें सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं है।
टू बी के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्टिव केस लगाओ। मैं ऐसे करता हूं, सारे रूल एक साथ पढ़ाता हूं। नॉर्मल है कि कुछ शब्द बताऊंगा आपको, एक तो टू बी है, एक एज है, एक देन है, ऐसे 3 शब्द है। कौन कौन से? एक तो एज है, और या फिर सो एज मान लो, कुल मिलाकर एज ही हो गया, और एक देन मान लो, और एक टू बी मान लो। ये 3 शब्द है ना, ये 4 शब्द, एक तरीके से 3 शब्द हो गए। एज एक ही है, देन है और टू बी है। अगर इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस है, अगर इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस है तो सर हम ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। कैसे? जरा देखिए, सारे पॉइंट एक साथ यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, देखिएगा बच्चा। ये देखो वर्ब है, तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट कहां आता है कि सर वर्ब के बाद में। देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है? टू बी या फिर एज या फिर देन। इसी की तो बात करी थी मैंने, टू बी की, एज की और देन की। अगर वर्ब के जस्ट बाद में टू बी, एज या देन आ रहा है, वर्ब के बाद में टू बी या एज या देन आ रहा है, यहां पे फोकस करो कि सर वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया टू बी, वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ गया एज, और वर्ब के बाद में आगे जाकर लिखा हुआ आ गया देन। क्या लिखा हुआ आ गया? देन। तो सर आगे जाकर सब्जेक्टिव केस आएगा, इसके आगे हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, इसके आगे हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट। लेकिन 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 सुनिएगा ढंग से, लेकिन वर्ब के बाद में अगर सपोज दैट सर ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और उस ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी लिखा हुआ है, या फिर एज लिखा हुआ है, या फिर देन लिखा हुआ है, तो सर फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कैसे? जैसे बात करते हैं यहां पर, एक बार दोबारा से समझा रहा हूं मैं आपको, सुनिएगा। देखो बच्चा, ये रही वर्ब, क्या रही? वर्ब। इस वर्ब के बाद में तुम्हें क्या मिल गया? टू बी। वर्ब के बाद में क्या मिल गया? एज। वर्ब के बाद में क्या मिल गया? देन। तो यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा? सर यहां रिक्त स्थान में आएगा सब्जेक्ट। यहां रिक्त स्थान में क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रही वर्ब, इस वर्ब के बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में आ गया टू बी या फिर एज या फिर देन। तो यहां क्या आएगा कि सर फिर यहां आएगा ऑब्जेक्टिव केस। यहां पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। समझ लो बेटा फटाफट फटाफट। क्लियर है? वर्ब के बाद में टू बी आ गया, एज आ गया, देन आ गया, तो सब्जेक्टिव केस हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सब्जेक्टिव केस। लेकिन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी, एज या देन आ गया, तो बच्चा आगे जाकर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। याद कर लो फटाफट। बच्चा फटाफट कमेंट करके बताएं, समझ में आ गया क्या ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? लास्ट टाइम है अपना सारा सब कुछ हो गया। हाँ, एग्जांपल बताएंगे पवन गुप्ता, सब कुछ बताएंगे बेटा, धीरज रख, है ना। पहले पढ़ा के आ रहा हूं, एक बार उसको समझ लो, सब कुछ बताया जाएगा। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि सर वर्ब के बाद में टू बी, एज या देन आ जाए, वर्ब के बाद में टू बी, एज या देन आ जाए, तो हमें आगे जाकर सब्जेक्टिव केस लगाना होगा। और अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी, एज या देन आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझो इस चीज को। क्लियर हो गई पूरी बात? क्लियर हो गई? चलो ठीक है बच्चा। तो मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया क्या है? अभी तक बात किसकी करी थी अपन ने, है ना? एक बार देख लेते हैं। पहला समझ में आ गया होगा, काफी बात करी अपन ने इसकी। अब एग्जांपल्स है, एक ये लास्ट वाला होकर, दूसरा कि सर इफ के बाद में सब्जेक्ट, वर, सब्जेक्ट, ये बात कर ली। तीसरा कि सर इट वॉज और इट वाले की बात कर ली। ये हमारा चौथा था कि सर प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ये हमारा यहां तक 5वां रूल था कि सर वर्ब के बाद में टू बी हो, एज हो या देन हो तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद में टू बी या एज या देन हो तो ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया, यहां तक मैंने पढ़ा दिया। बस एक 6 नंबर का रूल बचा हुआ है जिसकी बात अपन कल करेंगे, जिसकी बात हम कल करेंगे। और एग्जाम्पल्स भी खूब सारे हैं बच्चा।
एग्जाम्पल्स भी देखो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम्पल्स है, स्लाइड चेंज हो रही है, एग्जाम्पल्स है, खूब सारे एग्जाम्पल्स है। तुम जितने कर पाओगे ना उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल्स है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अपन इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इस पढ़ाए हुए को रिपीट करना, और कल आते ही एक्सरसाइज होगी, कम से कम हमें 20-25 क्वेश्चन करने होंगे, फिर मैं आगे अगले वाले पॉइंट पे चलूंगा। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया है। दो ही प्रोनाउन हुए, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो बच्चा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर रियल में क्लास अच्छी लगी तो क्लास जैसे ही सेव हो जाए, अभी मैं ऑफ कर दूंगा, फिर जैसे ही सेव हो जाए कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर बाद में 2:30 बजे मुकेश सर की प्रैक्टिस सेशन की क्लास होगी, और 4 बजे मेरे प्रैक्टिस सेशन की क्लास होगी जिसमें हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।